ओके, तो भाई हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि कैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। उसमें मैंने दोनों बातें आपके साथ डिस्कस की कि अगर फॉर्मूला गिवन है तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, और अगर आईयूपीएसी नेम गिवन है तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद आपको आपकी बुक में जो टॉपिक मिलेगा दैट इज आइसोमेरिज्म, है ना। बट आइसोमेरिज्म को मैं आपको थोड़ा डिले करूँगा, अभी नहीं बताऊँगा। आइसोमेरिज्म के पहले एक टॉपिक जो मुझे लगता है जानना ज़रूरी है, जिससे कि आइसोमेरिज्म समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। द टॉपिक इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज की आपकी हेडिंग है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। अब इसको आप ऐसे समझिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड बनते हैं, किस तरह के बॉन्ड बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं। तो आ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बॉन्ड बनते कैसे हैं, इसको लेके कुछ थ्योरीज हैं, है ना। आ, जिनमें से हमारे सिलेबस में दो हैं जिनको पढ़ना है। ओके। तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि देयर आर मेनी थ्योरीज। ये पॉइंट आप नोट भी कर लेंगे अभी के अभी। देयर आर मेनी थ्योरीज, ओके, रिगार्डिंग द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी किसी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, उसको लेके कई सारी थ्योरीज हैं। ओके। अब कुछ थ्योरीज के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके। इन शॉर्ट वी बी टी कहा जाता है। अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, तो आपने कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं उसमें भी आपने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। बट वहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी आपने पढ़ा था और यहाँ जो पढ़ेंगे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ना, एग्जैक्टली वही बात नहीं है। दूसरा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, ये भी है। इन शॉर्ट इसको सी एफ टी कहा जाता है। इसका नाम आई होप कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। फिर इसी तरह एक आपकी है लिगैंड फील्ड थ्योरी। ये एक अलग थ्योरी है। इन शॉर्ट एल एफ टी कहा जाता है। एक यहाँ के लिए भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके लिए भी, जिसको एम ओ टी बोलते हैं, लेकिन याद रखना कि ये एम ओ टी जो कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए आपने पढ़ी है उस एम ओ टी से डिफरेंट है। और भी एक आध थ्योरीज हैं इसमें से। हमारे सिलेबस में, इसे आप याद रखेंगे, हमारे सिलेबस में दो थ्योरीज हैं जिनके बारे में पढ़ना है। बाकी दे थ्योरीज आर नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है। ओके, ये बात समझ में आई? तो आज हमारा जो काम है वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करना। दो बातें आप समझें कि इन थ्योरी से, थ्योरी का मतलब है कि अगर कोई थ्योरी है तो उसकी कुछ पॉस्टुलेट या पॉइंट होंगे, तो वो पॉस्टुलेट्स लिखने के लिए कभी नहीं आते हैं। उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि कैसे आप जो है इन थ्योरीज को यूज करके कहीं पे केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो इतना आप नोट करें, और इतना नोट करने के बाद पहली हेडिंग जो हो जाएगी, क्योंकि अब हमें दो थ्योरीज के बारे में बात करनी है ना, वैलेंस बॉन्ड और सी एफ टी, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में क्या बेनिफिट हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। ऑब्वियस सी बात है ड्रॉबैक्स तो होंगे ही, चूँकि अगर ड्रॉबैक्स नहीं होते तो हमें दूसरी थ्योरी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा थ्योरी है, इसका मतलब है कि जो थ्योरीज हैं उनमें ड्रॉबैक्स हैं। तो हेडिंग आप लिख लेंगे
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस लेक्चर में केवल हम आपसे इस थ्योरी में क्या कहा गया है, क्या कहने की कोशिश की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। उन पॉस्टुलेट्स को हम आपको बताएंगे। ओके, उसके बाद फिर हम एक दूसरे लेक्चर में आपके साथ हम जो है बात करेंगे कि जो एग्जाम्पल्स हैं, हमने कहा ना कि एक में इसके पॉस्टुलेट्स और दूसरे में इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ हेडिंग डालिए, कुछ नोट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय लाइनस पॉलिन, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, याद रहे तो अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कभी पूछा गया है या कभी पूछा जाएगा। ठीक है, अभी आप नोट नहीं करेंगे, अब बात को समझिए। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, तो होता ये है कि एक सेंट्रल मेटल होती है, उससे कुछ लिगैंड क्या होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। ठीक है, इनका नंबर अलग अलग केस में अलग अलग होता है, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है। यूजुअली हमारे सिलेबस में क्या है कि हम ऐसे कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें लिगैंड का नंबर या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि होते ही इसी टाइप के हैं। मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स होते हैं 4 या 6 जो है लिगेंड वाले होते हैं, यानी जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। भाई लिगेंड कितने होंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स होते हैं यूजुअली उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं अगर सभी लिगेंड मोनोडेंटेट हैं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब आप पॉइंट वाइज इस थ्योरी में क्या कहा गया है उसे समझिए और उसी को आज आपको नोट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन इन द सेंस कि इसके एग्जाम्पल। ओके, अब आप समझिए सबसे पहले कि कोई भी जो मेटल है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये बात सही है कि नहीं? मेटल जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। तो ये बात एकदम सही है कि मेटल अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आई हो। ठीक है, अब दूसरी बात ये बताओ कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या है, पता है ना कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हमेशा कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है किसी दूसरे को, डोनेट इन द शेयर करता है स्पेशली, है ना। तो क्या होता है, जो लिगैंड होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, मेटल के साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके या शेयर करके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है। भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल करता किसके साथ करता है, लिगेंड के साथ ही करेगा ना। और लिगेंड कैसे करेगा, तो एक लिगेंड यानी जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, अब एक बात आप और समझिए, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा मेटल लिगेंड के साथ उतने इलेक्ट्रॉन पेयर उसे मिलेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने की कंडीशन ही यही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कोई दूसरा शेयर करेगा, है ना, या डोनेट करेगा। अब आप दूसरी बात समझिए कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिलने वाले हैं, यानी इस बॉन्डिंग से उसको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे, जितना कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल है उसे इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करेगा, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये बात भी क्लियर है? क्लियर? फिर से समझिए, इन तीनों पॉइंट को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन मतलब बता दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मैंने पहले आपसे क्या कहा कि जो मेटल है अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, या फिर जितना उसका जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, फिर जब मेटल लिगेंड के साथ
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उस प्रोसेस में जो मेटल है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ये बात भी सही है। मेटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है, यानी मेटल का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यहां तक कोई आई थिंक बहुत सिंपल सी बात है एकदम। अब आप ये सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए क्या होना चाहिए भाई, एक ऑर्बिटल होना जरूरी है, क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्मोडेट कर सकता है। तो अब अगर मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसको रखने के लिए मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी तो होने चाहिए, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रखेगा कहाँ। तो अब ये कह रहा है कि जो मेटल है उसके पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिनका नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा, इन दोनों का नंबर आपस में बराबर होगा, इनको एकोमोडेट करने के लिए इतने ही, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इतने ही वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है। ठीक है, इतने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, कितने होने चाहिए, जितना मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर है ये बात, कोई डाउट नहीं ना भाई। मैंने अभी यहां तक क्या बताया आपको कि मेटल्स, अब जो सेंट्रल मेटल है वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्मोडेट करने के लिए मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है। कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, तो जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है या जितने उसके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट कर रहा, रिसीव कर रहा है। अब बात आती है कि क्या मेटल के पास ये वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो डेफिनेटली पहले से अगर इसके पास ऑर्बिटल यूजुअली नहीं होते हैं तो क्या होता है, मेटल इन वैकेंट ऑर्बिटल को अरेंज करता है। ओके, और अरेंज करने के लिए क्या करता है, मेटल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, मेटल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी इन शॉर्ट मेटल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इन वैकेंट ऑर्बिटल का अरेंजमेंट करता है। आप कहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है, 11th में तो पढ़ा ही हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब 11th में जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है और इस हाइब्रिडाइजेशन में एक बेसिक डिफरेंस है। 11th में जो आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है उस हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा तो मतलब पता है ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी गेट इंटरमिक्स्ड with each other and they form equal number of orbitals of equal energy, same energy with a fixed geometry, okay, which are known as hybrid orbital, and this process of intermixing of atomic orbital is known as hybridization। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। हाइब्रिडाइजेशन में आपने जो 11th में पढ़ा है उसमें आपने ये देखा होगा कि जो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप इतना ही समझिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और उतने ही नए ऑर्बिटल का बन जाना। ओके, तो इंटरमिक्सिंग के पहले जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लगभग बराबर होती बट एग्जैक्टली नहीं होती है, लेकिन इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं ना उनकी ज्योमेट्री और एनर्जी दोनों सबकी एक जैसी होती है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब आप देखो कि 11th में जो आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा और अभी जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आप ये समझिए कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि 11th में जब जो हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा था उसमें वो एटॉमिक ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट हैं, जिनमें पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन यहाँ पे जिन एटॉमिक ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करना है हाइब्रिडाइजेशन में उनका वैकेंट होना बहुत जरूरी है, यानी इस हाइब्रिडाइजेशन में केवल और केवल वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है,
अब इसके बाद आप और समझिए कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इनकी अपनी एक फिक्स ज्योमेट्री होती है हमेशा। वो यहाँ पे भी यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन जब होगा उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उनकी अपनी ज्योमेट्री होगी। तो ये ज्योमेट्री क्या होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन को देख के हम ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि sp है तो लीनियर होगा, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अभी ये पूरी टेबल में आपको बनवा दूंगा। आई बात समझ में? तो जिस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा उसी टाइप की क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। इसीलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हमेशा एक फिक्स ज्योमेट्री होती है। ये बात यहाँ से पता चल गई क्यों होती है, ठीक है। अब वो ज्योमेट्री क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कैसे होगा ये हम जो है आपको बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो उसमें s और p ऑर्बिटल तो हमेशा ही पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कोई ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं जिसमें s और p ऑर्बिटल ना हो। लेकिन s और p के साथ d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब d के साथ दो कंडीशन है। मान लो कि ये ns है, n का मतलब n सेल का जो है क्या है, ये आपका s सब सेल है, और ये n सेल का आपका ये p ऑर्बिटल या p सब सेल है, ठीक है। तो जो आपका d ऑर्बिटल, अब इनके साथ यानी s और p के साथ कभी कभी d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला d ऑर्बिटल दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कि ये n-1d हो, या हो सकता है कि nd हो। अब इन दोनों की मीनिंग समझ लो क्या है। अगर जिस सेल का s और p है उसी सेल का d हो तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो nd है। अब ये समझ नहीं आया होगा। तो सपोज करिए 3s है, 3p है, तो जो d है वो क्या है, 3d है। तो सबके पहले कौन सा नंबर, 3 3 3, यानी s p d सब एक ही के हैं, तो यानी ये nd ऑर्बिटल। लेकिन सपोज करो ऐसे हो कि 4s हो, 4p हो, लेकिन जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो 3d ऑर्बिटल है। तो अब इस बार देखो कि s और p के साथ जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा उसका देखो, इसके लिए n 4 है, इसके लिए 4 है, d के लिए n की वैल्यू क्या है, 3 है। यानी इसके एक पहले वाली सेल का d ऑर्बिटल है, यानी जिस सेल के s और p हैं उसके पहले वाली सेल जो है उसमें का d ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है। क्लियर? तो जो s और p के साथ जो d ऑर्बिटल यूज होता है वो कभी कभी तो उसी सेल का होता है जिस सेल का s और p है, कभी कभी उसके पहले वाली सेल का हो जाता है। यानी ये nd या n-1d दो तरह के d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसके हाइब्रिडाइजेशन में nd ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यानी हाइब्रिडाइजेशन में अगर nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर ले तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर ये पार्टिसिपेट कर ले तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल का मतलब समझ में आया। देखो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को कई बार हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ओके, इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। दे आर आल्सो नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। अब कह रहे हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया है तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो d ऑर्बिटल है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद, या फिर आप सीधा सीधा बोलो कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन किस लिए हुआ, जिससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद अगर उस मेटल में, यानी
जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर नहीं है तो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। और जो इनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला n+2 बोर मैग्नेटान, और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको पहले ही बता दिया मैंने टी ब्लॉक एलिमेंट में। तो ये टोटल पोस्टुलेट है किसके? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो आई होप मामला होगा क्लियर थोड़ा आपको। अब पहले इन पोस्टुलेट्स को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो हेडिंग आप लिखेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। पहले तो ये लिख लीजिए, दिस थ्योरी वाज, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, गिवन बाय ठीक है। It can be summarized, it can be summarized as below। अब इसके मेन पॉइंट्स को मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनको लिख लीजिए, प्रैक्टिकली इनके बारे में हम आपको बाद में बताते हैं, यानी मतलब एग्जाम्पल्स। ओके, एक अलग वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए लिखिए, द सेंट्रल मेटल चलिए, द सेंट्रल मेटल हैज a number of empty orbitals for accommodating electrons, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड, है ना। जो भी लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे उतने एम्प्टी ऑर्बिटल उनके पास होने चाहिए। क्लियर? द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स is equal to the coordination number of the metal और द पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। उस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा ना? थोड़ा सा वैसे है, कोई नहीं, लिख लेंगे आप, बोल भी तो रहे हैं। तो अब पॉइंट तो मैंने बताया ही है, तो इसमें एक्सप्लेन करने का कोई बहुत मतलब है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आप लिखेंगे, अब वो एम्प्टी ऑर्बिटल आते कहाँ से हैं? उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, जिसे आप लिखिए
द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो SPR T, है ना। और क्या, एंड ही लगाए, क्योंकि SP के फायदे तो T होगा या नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल hybridize to form hybrid orbital, to form hybrid orbitals। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनमें एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, तो डेफिनेट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब समझते ना, एक फिक्स ज्योमेट्री होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करते हैं, ओके, जिससे क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स now overlap with the ligands with the ligand orbitals, लिगेंड के जो ऑर्बिटल हैं उनके साथ ये ओवरलैप करता है टू फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद कह रहा कि हाइब्रिडाइजेशन में जो टी ऑर्बिटल है वो दो तरीके का हो सकता है, एन टी या N-1T, दोनों की मीनिंग तो आप समझ ही गए हैं, तो इस बात को भी लिख लीजिए। द टी ऑर्बिटल orbitals involved in the hybridization hybridization may be either इनर का मतलब क्या हुआ, N-1T, है ना, इनर का मतलब ये हुआ N-1T ऑर्बिटल्स, और आउटर का मतलब क्या हुआ भाई, NT, है ना, NT ऑर्बिटल, ठीक है। अब दोनों हैं, अब मैंने कहा कि जब इनर वाला यूज होगा तब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो आप लिखेंगे इसे द कॉम्प्लेक्सेस formed in these two ways are referred to as low spin and high spin complexes respectively, as लो स्पिन को क्या बोलते हैं भाई, इनर ऑर्बिटल, है ना, इसका दूसरा नाम है। एंड हाई स्पिन को क्या बोलते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे लिखिए, हाई स्पिन यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद
कह रहा है कि जो लिगेंड्स होते हैं उनके पास लोन पेयर होता है, ये बात आई थिंक आपको पता ही है। जो उसे अपना जो है इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिए, जो भी पॉइंट हो, क्योंकि आपकी बुक में एक पॉइंट ये दिया है तो इसे आप नोट कर लीजिए। और ये पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं आएंगे, इसमें से ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है ये पूछा जाता है कभी कभी, बट बाकी इसका कोई और मतलब नहीं है। ईच लिगेंड contains a lone pair of इलेक्ट्रॉन। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट डोनेट वो एक ही कर सकता है, ये आप जानते हैं। इसके बाद कह रहा कि लिगेंड के ऑर्बिटल और मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता ही है ना। अब कह रहा कि अगर उस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा, है ना। इफ द कॉम्प्लेक्स contains unpaired electrons, it is, तब वो क्या होगा भाई, then it is पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तब बाई नेचर वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। while if it does not contain unpaired electrons, then it is कैसा नेचर होगा भाई, डायमैग्नेटिक। देन इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तब बाई नेचर ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है। और अब इसके बाद इस पॉइंट के बाद आप एक बात और लिख लीजिए, कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे आप मैग्नेटिज्म निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले को मैं बताना नहीं चाहता, आप ऐसे लिख लीजिए, म्यू इज इक्वल टू n+2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसे आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप एक बात और समझें कि बस इतने छोड़िए। अब एक टेबल आप बना लीजिए। अभी मैंने एक जो पॉइंट लिखाया था आप इसे समझिए, इसे नोट कर लेंगे यहाँ तक। एक जो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे क्या होता है, जो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है मेटल के ऑर्बिटल का, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, और जिस तरह का ये होगा उसी तरह का कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होने पे कैसे या किस टाइप के आपको किस शेप के जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आप एक टेबल ऐसे बना लीजिए, उसमें एक तरफ आप लिखिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या फिर आप देखो थोड़ा सा इसको आप अलग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर देख के ही आप बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। और उसके बाद आप फिर यहाँ पे बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद
ज्योमेट्री। ठीक है, अब समझिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगी। 3 है तो sp2 होगा, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। 4 है तो 4 होने पे दो पॉसिबिलिटी है, आप समझिएगा। एक तो sp3 हो सकता है, एक dsp2 हो सकता है। dsp2 4 हमारे सिलेबस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 3 होने पे टेट्राहेड्रल और ये होने पे ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। ओके, इन दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, अभी आप नोट कर लेंगे केवल इसे। उसके बाद 4 के बाद वैसे 5 उतना पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी 5 होने पे भी दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है। एक तो है sp3d और एक है dsp3। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल और एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, अब 6 होने पे भी दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक sp3d2 और दूसरा d2sp3, जिसमें t ऑर्बिटल पहले ही हुआ है ना, मतलब वो इनर t ऑर्बिटल है। ओके, नहीं जैसे यहाँ पे देखो d2 बाद में, यहाँ पे d2 पहले है, तो बाद का मतलब आउटर t ऑर्बिटल यानी n t है, और ये क्या है n-1t। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए रिलैक्स होने की बात ये है, दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, इसे आप जो है बना लीजिएगा। और इतनी बातें जब आप याद करके आएंगे तो अगले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन पॉइंट्स को कैसे, क्योंकि ये पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं आते, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसमें से एक आध बातें आप पूछ ही जा सकती हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, बाकी इनका एप्लीकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट पॉइंट याद होंगे तो कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा ना, तो इन्हीं पॉइंट्स को, किसी कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद आप इन पॉइंट्स का यूज करके आप उसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन तब तक आप इसे पढ़ के आइए।